हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा जो 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर क्लास चल रहा है और उस करंट अफेयर के क्लास में हम करंट अफेयर के साथ साथ जो भी संबंधित विषय होता है, मूलभूत विषय है, जो मूलभूत टॉपिक है जो हमारा सिलेबस में शामिल है, बीपीएससी के सिलेबस में, मैं उसकी चर्चा भी करता हूँ। साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह सीरीज काफ़ी उपयोगी है और यूपीएससी के लिए खासकर, चूँकि मैं यूपीएससी का तैयारी किया था और मुझे बहुत दिनों, मैं लगभग एटलीस्ट 10 साल यूपीएससी का तैयारी किया हूँ। तो यूपीएससी से संबंधित जो भी इस तरीके के प्रश्न आता है, तो मैं उस पर भी परिचर्चा कर लेता हूँ। उसी तरीक़ा से मैं इसको विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ, अपना जो मेरा क्लास है या सीरीज़ है। तो चलिए, आज के करंट अफेयर क्लास में बिहार का करंट अफेयर साथ साथ संबंधित विषय की चर्चा करेंगे। और वो जो हम चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से करते हैं। पहले प्रश्न होता है, साथ साथ उसी टॉपिक का हम अध्ययन भी करते हैं। तो जो पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हाल में जारी संक्रामक बीमारियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। तो संक्रामक बीमारियों के मामले में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का दूसरा स्थान है। तो संक्रामक बीमारी का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह बीमारी फैलता है, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे ऐसे संक्रामक रोग जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी होता है। जैसे जीवाणु से देख लेते हैं तो टीबी नामक रोग जो है संक्रामक रोग है, एक दूसरे में फैलता है। जबकि अगर विषाणु से देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे कोरोना वायरस तो हुआ था, वही एक दूसरे के टच होने के कारण, हवा के कारण फैल रहा था। तो ये सब संक्रामक रोग है। कैंसर संक्रामक रोग नहीं होता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस शहर में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है? तो पटना में। पटना में ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित एक होटल बनाया गया जिसका नाम सतरंगी दोस्ताना रेस्तरां रखा गया है। तो याद रखिएगा, पटना में यह ट्रांसजेंडर के द्वारा ही संचालित है। तो इस तरीके के पहल जो है काफ़ी ज़रूरी है समाज में सभी को समान अधिकार देने के लिए। और खास करके जो ट्रांसजेंडर था बिहार में या फिर पूरे देश के अंदर, उनको अपना अधिकार नहीं मिला था संविधान लागू होने के बाद भी। 2019 में पहला बार जो है देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से विधेयक आया, एक्ट पारित किया गया और उसके माध्यम से उनको बहुत सारा अधिकार दिया गया। लेकिन उससे पहले लगभग वो अभी भी समाज में उनके प्रति एक टैबू है और मनोवृत्ति अभी भी पुरानी है। तो इसलिए उनकी समानता के लिए, उनके मौलिक अधिकार के लिए, उनको इतने सारे राइट जो दिया गया, ह्यूमन राइट है, उसके लिए काफ़ी जरूरी है इस तरीके के पहल। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य का पहला म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है? तो पहला म्यूजियम, इस तरीके के म्यूजियम जो है पटना में बनाया गया है। इस म्यूजियम में केवल मोम की प्रतिमाओं को लगाया गया है। तो याद रखिएगा, केवल मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? पटना में। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो भोला कुमार जी इनका नाम है। इनका चयन जो है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारत की टीम में सम्मिलित किया गया है। तो इनको याद रखिएगा। ये सब वन लाइनर जो है टॉपिक है और वो वन लाइनर प्रश्न है, पूछा भी जाता है बीपीएससी में इस तरीके के। तो एक दो तीन चार प्रश्न तो इस तरीके से आएंगे ही, तो आपको इस तरीके की चीज़ों को रटना होगा, बारंबार रिविजन करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें प्रेमलता कुमारी जो है वहाँ रजत पदक जीती है। तो याद रखिएगा, प्रेमलता कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप जो झारखंड में संपन्न हुआ उसमें बिहार की तरफ से रजत पदक जीती थी। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में सोने की खान का पता चला है? तो ये देखते देखते स्क्रीन पर सोना, भारत क्या पूरी दुनिया में हर लोग जो है सोना पाना चाहते हैं। तो लेकिन इसके लिए देखें कि भारत सरकार जो है, इससे भारत का जो है करंट डेफिसिट जो होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोना के प्रति हम लोग को कम से कम आकर्षित नहीं होना चाहिए। इस तरीके के बॉन्ड भी जारी करता है भारत सरकार जो है। आरबीआई की तरफ से एक बॉन्ड आता है जो आप देखें कि गोल्ड बॉन्ड करके आता है, कि आप सोना न खरीद के उस बॉन्ड में ही निवेश कर सकते हैं। एक तरीका से उसमें ब्याज भी दिया जाता है। फिलहाल देख लेते हैं बिहार के किस जिले में सोने का खान पता चला है? तो बांका जिला है। इससे पहले आप देखें कि जमुई जिला में भी है जो इस तरीके के सोना की खान का पता लगा था पिछले साल। अभी सोना की खान का पता लगा है बांका जिला में। बांका जिला के कटोरिया प्रखंड है, वहाँ सोना के खान का पता लगा है। वहाँ जो भारतीय सर्वेक्षण टीम है उसका सर्वेक्षण कर भी रही है। इससे पहले बिहार में जो है भागलपुर में 2 कोयला के खान का भी पता लगा है। तो याद रखिएगा, इससे पहले जमुई जिला में सोना की खान का पता लगा था, अभी बांका जिला में और भागलपुर में 2 कोयला की खान का भी पता पिछले हाल ही में लगा है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा पहली बार जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, ये बिहार में। तो याद रखिएगा, पटना नगर निगम नहीं है, क्योंकि जनरली हम सोच सकते हैं कि पटना नगर निगम इनोवेटिव कदम उठाया होगा। पटना नगर निगम भी 2-3 कदम उठाया है, जिसमें केंद्रीय मुद्रा जो है, हमारा केंद्रीय का जो करेंसी मुद्रा है, जो आप देखेंगे कि
उसको लागू किया है। पटना जो डिजिटल मुद्रा जो भारत सरकार का है, जिसको CBDC बोलते हैं ना, वो लागू किया है पटना नगर निगम। जबकि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्या क्या है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया है। तो बॉन्ड जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बॉन्ड दिख रहा है और उसके नीचे जो है कूपन बॉन्ड है। एक तरीका के बॉन्ड क्या होता है, तो यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है बॉन्ड के बारे में, आपको PT में आ सकता है। जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसमें जुड़ा हुआ है, बॉन्ड हम पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से किसी भी कंपनी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी एंटिटी को क्या होता है कि ऋण लेना होता है, तो एक बॉन्ड एक प्रकार का ऋण पत्र है, या निवेश नहीं है, जिससे कि शेयर होता है। तो शेयर में क्या होता है कि जो शेयर धारक होते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो उनको मालिकाना हक मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है। जबकि बॉन्ड में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो बॉन्ड एक प्रकार का ऋण है, जिसे कि हम ऋण देते हैं और लेते हैं, तो ब्याज लेना पड़ता है। तो बॉन्ड भी एक प्रकार का ऋण पत्र है, याद रखिएगा। बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का ऋण पत्र है, जिसके माध्यम से सुनिश्चित ब्याज दर दिया जाता है। कूपन बॉन्ड होता है, जनरली देखें कि एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड किसी कंपनी का है और उसको जारी करने के लिए कोई उसको प्राधिकरण, कोई बैंक जो है उस पर गारंटी दे दिया या नहीं भी देता है, तो उसके नीचे एक कूपन होता है, जिसमें प्रति महीना या फिर सालाना जो भी उसका ब्याज दर होता है, उसमें उस कूपन को लेके जाने के बाद वो जारी कर दिया जाता। तो ये पहले होता था, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो बॉन्ड में क्या होता है कि ब्याज मिलता है, साथ साथ में जब उसकी एक परिपक्व अवधि होता है, तो उस परिपक्व मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसको पूरा हो जाने के बाद जो मूलधन होता है वो भी उस बॉन्ड को जारी करके, उस पत्र को जारी करके मूलधन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह क्या है, ये IPO नहीं है, एक प्रकार का शेयर नहीं है, इसमें मालिकाना हक नहीं मिलता है, ब्याज मिलता है। तो याद रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर इस तरीके के बॉन्ड जारी करके ये बाजार से ऋण इकट्ठा कर रहा है ताकि कुछ डेवलपमेंट का काम कर सके। तो बिहार का ये पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मुजफ्फरपुर, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर किरण शरण नाम है इनका नाम डॉक्टर किरण शरण है। इनको मातृ दिवस के अवसर पर बिहार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर किरण शरण जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। यह कहाँ अवस्थित है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मखाना पूरे ये दरभंगा में अवस्थित है, दरभंगा जिला में है। मखाना अनुसंधान केंद्र है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मखाना रिसर्च सेंटर है किसका है, तो ICAR का है, इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च जो सेंटर है भारत सरकार का, उसी का एक इकाई है। जो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा में है। तो जाके देखते हैं दरभंगा के जो मखान, देखेंगे कि मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है, लगभग 80 से 90%। पूरे भारत का 80 से 90% मखाना कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो एक सवाल यहाँ आ सकता है कि मखाना बिहार के अलावा कहाँ होता है, तो मेघालय त्रिपुरा के जो एरिया है जहाँ पानी होता है वहाँ ही होता है, क्योंकि मखाना पानी में उपजने वाला जलीय पेड़ पौधा है, वहीं से इस उत्पाद होता है, जलीय फसल है एक तरीक़े से। तो देख लेते हैं कि मखाना जो है बिहार का में, मतलब पूरे भारत में 80 से 90% मखाना कहाँ होता है, मिथिला क्षेत्र में होता है। और सर्वाधिक मखाना दरभंगा में होता है। और साथ ही पूरे दुनिया का 70% 75% तक मखाना जो है बिहार में ही उत्पादन होता है। और जो मिथिला का मखाना है उसको GI टैग भी प्राप्त है। तो याद रखिएगा, मिथिला के मखाना को GI टैग भी मिला हुआ है। तो GI टैग प्राप्त वस्तु है मिथिला का मखाना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि ई-संजीवनी के माध्यम से इलाज करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दरभंगा जिला प्रथम स्थान पर है। दरभंगा जिला इस ई-संजीवनी को प्राप्त करने में क्या है कि प्रथम स्थान पर है। और ई-संजीवनी पोर्टल है, एक तरीक़ा से पोर्टल है जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का पोर्टल है। इसमें देखेंगे कि इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना का टीका से सर्टिफिकेट है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो याद रखिएगा कि दरभंगा जिला जो है बिहार में ई-संजीवनी के माध्यम से इलाज करने में बिहार का पहला जिला है या फिर अव्वल जिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले वन्यजीव अस्पताल बिहार में किस जिला में खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर में खोला गया है। मुजफ्फरपुर में इस तरीक़ा के खोला गया है वन्यजीव को। ये शेरपुर में खोला गया है। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल है। यह 15 दिनों तक वन्यजीव को अस्पताल में रखा जाएगा। वन्यजीव कहने का मतलब कि पालतू जानवर के लिए नहीं, जो वन में होते हैं, वन्यजीव होते हैं, जो पालतू नहीं होते, गैर पालतू जानवर होते हैं, उनके लिए इस तरीके का अस्पताल खुला है। साथ ही इस अस्पताल में 15 दिनों तक रखने की भी व्यवस्था की गई। अगर किसी जानवर का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो उसको 15 दिनों तक रखा भी जाएगा इस अस्पताल में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार के किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो वैशाली जिला के इस्माइलपुर गांव में। यहाँ रामायण से जुड़ा हुआ जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है, जो धार्मिक टेक्स्ट बुक है हिंदू जीवन दर्शन से, उसका अध्ययन किया जाएगा। सर्टिफिकेट स्नातक डिग्री तक भी दिया जाएगा और उस पर अनुसंधान भी होगा। तो याद रखिएगा कि रामायण विश्वविद्यालय जो है कहाँ बन रहा है, तो वैशाली जिला के इस्माइलपुर में बन रहा है। साथ साथ यह जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो महावीर ट्रस्ट है, पटना में जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो पटना महावीर जो ट्रस्ट है उसके द्वारा रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा।
और इसी महावीर ट्रस्ट के द्वारा जो है सबसे बड़ा हिंदू जो मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में, तो महावीर ट्रस्ट ही उसको बनाया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी को 2 स्वर्ण पदक मिला है? तो प्रमोद भगत इनका नाम है। तो प्रमोद भगत जी पहले भी चर्चा में रहे, जब ओलंपिक पैरा ओलंपिक हुआ था तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और ये वैशाली जिले के हैं, बिहार के हैं, लेकिन अभी उड़ीसा में रहते हैं, तो इनको याद रखिएगा, ये वैशाली जिले के हैं और ये 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, इनका संबंध बिहार से ही है, तो इनको याद रखिएगा, प्रमोद भगत जी इनका नाम है। तो प्रमोद भगत जी को बैडमिंटन में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं थाईलैंड में जो हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के पर्यटन विभाग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो होम स्टे योजना शुरू किया गया है। तो बिहार के जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा होम स्टे योजना शुरू किया गया है, और इसके पहले चरण में, जो होम स्टे योजना के पहले चरण में 1000 बेड विकसित किया जाएगा, और पर्यटन विभाग की यह योजना है। तो याद रखिएगा, जो होम स्टे स्कीम है किसका योजना है? तो पर्यटन विभाग है, बिहार सरकार का, उसकी योजना है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1 से 6 कमरे और 2 से 12 बेड तक अनुमति दी जाएगी। तो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी अगर जो लोग हैं, अगर जिनका घर है, तो वो अगर चाहते हैं कि उनको होम स्टे योजना के तहत इस तरीक़ा के कमरों का विकास किया जाए, बेड का विकास किया जाए, तो उनको अनुमति है 1 से 6 कमरे तक और 2 से 12 बेड तक ऐसा कर सकते हैं। और कमरे और बेड का जो निबंधन होगा, निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन जो होगा, वह किसके पर्यटन विभाग में करवाना होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरीक़ा के, कोई मालिक जो है, मकान मालिक इस तरीक़ा के काम करना चाहता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और कमरे के उन्नयन के लिए 2.5 लाख रुपया तक ऋण भी देगा सरकार। तो सरकार जो है इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपये अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के बनाना चाहता है कमरा को, होम स्टे स्कीम को, ताकि जो है पर्यटक है वहाँ के स्टे कर सके उसके रूम के अंदर, घर के अंदर, तो ऐसा रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपया तक ऋण भी दिया जाएगा, ताकि कमरा का उन्नयन किया जा सके, सजावट किया जा सके, लोगों के रहने के अनुकूल बेहतर सुविधाएं दी जा सके। साथ में मकान मालिक को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो मकान मालिक इस तरीके के काम करता है उसको कौशल प्रशिक्षण के लिए भी योग्य समझा जाएगा, उनको प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो काफ़ी बेहतर स्कीम है बिहार सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और उनको सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फसल को शामिल किया गया है? तो अमरूद को शामिल किया गया है। बिहार में जो है मुख्यमंत्री जी बागवानी फसल के तहत अमरूद को शामिल किए हैं। तो बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी बोला जाता है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी बोला जाता है, कि याद रखिएगा कि हॉर्टिकल्चर आ सकता है, तो इस बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो बिहार में एक स्कीम चल रहा है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन स्कीम चल रहा है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी बागवानी के फसल है यहाँ, जिसको जिसको बिहार सरकार शामिल किया है, उसको अगर आप लगाते हैं, कोई व्यक्ति अगर लगाता है, तो उसको 50% तक अनुदान दिया जाएगा, और प्रति हेक्टेयर में 50,000 रुपया तक अनुदान अधिकतम है, और 50% का अनुदान दिया जाएगा इस मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत। और इसमें जो शामिल किया गया है उसमें कटहल है, लीची है, आम है, केला है, अमरूद और पपीता है। तो पहले से तो ये सब शामिल था, अभी अमरूद को शामिल कर लिया गया। आम, केला, पपीता, कटहल, लीची पहले से शामिल था, अमरूद को इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीक़े से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार, नकदी फसल को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसानों की आय बेहतर हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन आया है। आप जानते हैं कि अशोक दलवाई समिति एक बना था 2017 में, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था अशोक दलवाई समिति, जिसने किसानों की आय को दुगना करने के लिए बहुत सारा पहल करने की बात की। तो उसमें एक था बागवानी मिशन को भी बढ़ावा देना, बागवानी जो फसल है उसको बढ़ावा दिया जाए। चलिए देखते हैं आगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच व निगरानी करने के लिए, जो गर्भवती महिला है, मातृ मृत्यु दर, जैसा कि जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर जो होता है 1 लाख महिलाओं पर देखते हैं कि 1 लाख जो महिला है उसकी मृत्यु दर को 1 लाख की संख्या पर मानते हैं। जैसा कि हम पहले, जैसे कि बाल मृत्यु दर, ये सब जो हमारा माप होता है 1000 पर होता है, जबकि महिलाओं की मातृ मृत्यु दर जो हम मापते हैं 1 लाख की जनसंख्या पर मापते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में यह याद रखिए कि गर्भवती महिलाओं की जांच और निगरानी करने के लिए अनमोल ऐप लाया है बिहार सरकार। तो ये काफ़ी बेहतर कदम है गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनमें मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें भी मातृ मृत्यु दर को शामिल किया गया, जबकि वर्ल्ड डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें मातृ मृत्यु दर को शामिल नहीं किया गया। तो उसमें भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो हमारा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें बेहतर प्रदर्शन बिहार सरकार का हो सके, इसमें इस अनमोल ऐप का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है बाद में। तो याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं की जांच और निगरानी के लिए इस तरीका के, इससे 2 चीज़ है कि मातृ मृत्यु दर तो कम होगा, साथ साथ जो शिशु मृत्यु दर होता है उसमें भी कमी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है। तो CBD, जैसे कि आप जानते हो कि CBDC
भारत का जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है, ये भारत सरकार का डिजिटल करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। जैसा कि याद रखिए कि जो क्रिप्टो करेंसी होता है किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जो है किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है और ना ही उसको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। जबकि जो भारत सरकार का डिजिटल करेंसी है जिसका नाम सीबीडीसी है, वह भारत सरकार का लीगल टेंडर है। याद रखिएगा लीगल टेंडर है। क्यों लीगल टेंडर उसको बोलते हैं जिसको देता है सरकार, गारंटी लेता है, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक होता है उस गारंटी लेता है। तो जो डिजिटल करेंसी है यह क्या है, सरकार का लीगल टेंडर है, याद रखिएगा। और इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी है यह एकदम जो जिस तरीके से मुद्रा करेंसी होता है उसी प्रकार का करेंसी है, लीगल टेंडर है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो जो पटना नगर निगम है वो अभी क्या किया है कि डिजिटल करेंसी अपनाया और बिहार का जो है पहला नगर निगम बना है पटना नगर निगम। और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्या हुआ है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड को अपनाने वाला पहला नगर निगम बना है। तो याद रखिएगा नगर निगम जो है म्यूनिसिपल एक बिहार के अंदर 2007 में आया था और जिसके तहत देखेंगे कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण है वहाँ के जनप्रतिनिधित्व में। जिस तरीका से पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया था बिहार सरकार का और उसमें भी 50% आरक्षण है महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व में, उसी प्रकार यहाँ भी आरक्षण है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए किसके मध्य समझौता हुआ है, तो आईआईटी पटना और सीडेक के मध्य समझौता हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर मिशन चल रहा है और उसको संचालन के लिए जो अथॉरिटी नोडल एजेंसी बनाया गया है उसको सीडेक को ही बनाया गया है। तो याद रखिएगा सीडेक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये भारत का बहुत बड़ा और बहुत बेहतर अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। यह जो है संगठन जो है सीडेक जो संगठन है मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है ये R&D संगठन, याद रखिएगा R&D संगठन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है और यह इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। और सीडेक की स्थापना 1988 में किया गया था। जो सीडेक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था और इसका स्थापना ही इसलिए किया गया था ताकि भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो सके और प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का परम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, परम सुपर कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और आईआईटी पटना भी सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए जो है आईआईटी पटना और सीडेक के मध्य एक समझौता हुआ है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है, तो पटना में याद रखिए कि पटना में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर, तो बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बिहार बिजली के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत। बिहार की प्रगति इस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रही है। और चलिए देख लेते हैं आगे। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पुरस्कार की घोषणा की गई, तो डॉक्टर आरती राजहंस है, इनके नाम से जो है पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। प्राध्यापिका और कवित्री भी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि बिहार के कितने जिलों में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है मद्य निषेध पूर्णतः जो शराब है उसकी खरीद बिक्री निर्यात सब कुछ बंद है, आयात उत्पादन सब कुछ बैन है और इसीलिए जो है नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है 38 जिलों में। तो बिहार में जो है मद्य जो है पूर्णतः निषेधित किया गया है। शराब का उत्पादन हो, वितरण हो, संचयन हो, कुछ भी हर एक प्रकार की गतिविधि जो शराब से है उसको बैन किया जा चुका है बिहार में अप्रैल 2016 से। चलिए आगे देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेन डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो गया जिला को। याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 के चैंपियन ऑफ चेन डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो गया जिला को। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गायत्री कुमारी है, ये शेखपुरा की है। गायत्री कुमारी जी हैं, ये शेखपुरा की है, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 से दिया जाता है। तो भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा 1973 से दिया जाता है और नर्सों एवं नर्सिंग प्रोफेशनलों को समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। जो भी नर्स है या फिर जो नर्सिंग प्रोफेशनल है उनको यह समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार की गायत्री कुमारी जी है, शेखपुरा की है, उनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यह फैक्ट। चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो अक्षय आनंद सनी नाम है इनका, अक्षय आनंद सनी नाम है, इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2023 का मैथिली कविता संग्रह के लिए।
तो जैसा कि है कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 24 भाषा में दिया जाता है। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया जाता है और 1954 से यह 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें 8वीं अनुसूची में संबद्ध, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संबद्ध सूचीबद्ध 22 भाषाओं के साथ साथ दो अन्य भाषा अंग्रेजी एवं राजस्थानी के लिए दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यह आईएएस के लिए और बीपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, 1954 से दिया जाता है। 22 सूचीबद्ध भाषाओं के अलावे यह 2 भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, बिहार के किस खिलाड़ी को एशियाई फुटबॉल लीग अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयनित किया गया है? तो खुशी कुमारी जी है। ये खुशी कुमारी जी बिहार से है और इनको एशियाई फुटबॉल अंडर जो लीग है, एशियाई फुटबॉल लीग अंडर 17 जो है, उसमें राष्ट्रीय महिला टीम, जो भारत का महिला टीम है, उसका गोलकीपर बनाया गया। इनका नाम है खुशी कुमारी। चलिए देखते हैं आगे। जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो पटना जू का यह 50वां स्थापना दिवस था। तो पटना जू जो है उसका उनका नाम देख लेते हैं। पटना जू स्टैटिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है चूँकि 50वां स्थापना दिवस उसका मनाया गया है। तो पटना जो जू है उसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से महाराष्ट्र में भी एक जू है, तो या फिर याद रखेगा कि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में भी। तो संजय गांधी जैविक उद्यान एक पटना में भी है और इसका जो इस उद्यान का स्थापना 1973 में किया गया था। एक चिड़ियाघर के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। याद रखिएगा, जो पटना जू है उसकी स्थापना 1973 में हुआ था। और पटना जू जो है पूरे भारत में गोंडा जो होता है, गेंडा जिसको बोलते हैं, वन सिंह राइनो जिसको बोलते हैं, तो उसका प्रजनन केंद्र के लिए यह प्रसिद्ध है पूरे भारत में। और चिड़ियाघर की स्थापना पूछा जा सकता है कि चिड़ियाघर की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से होता है? तो इसको याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, 1972 का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के माध्यम से पूरे भारत के अंदर चिड़ियाघर की स्थापना किया जाता है और उसी के माध्यम से चिड़ियाघर की देखरेख एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी है। एक तरीका के राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है जिसका स्थापना 2002 में हुआ था। तो वो क्या करता है कि पूरे भारत में चिड़ियाघर की देखरेख करता है, साथ में वहाँ जो वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देता है। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और आप कभी पटना चिड़ियाघर में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि वहाँ जो सफ़ेद बाघ भी एक मिलता है। तो पटना चिड़ियाघर में जो सफ़ेद बाघ है वह कहाँ से मिला है? तो वह जो है नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर देखें कि भुवनेश्वर में बहुत प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, तो वहीं से एक सफ़ेद बाघ को लाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है? तो सनी चौधरी है इनका नाम। सनी चौधरी है, दरभंगा के हैं, दरभंगा से हैं सनी चौधरी जी हैं। इनको बिहार रत्न सम्मान दिया गया है कावित्री एवं मैथिली लोक गायिका के लिए। चलिए हाल में देख लेते हैं कि हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? तो 17%। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में हरित आवरण काफ़ी कम है और काफ़ी पूरे भारत में जो है बिहार इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार में जो है पेड़ पौधे के जो प्रतिशत हैं, जो मानक है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक भारत के अंदर फॉरेस्ट एक्ट आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, और 1980 के वन संरक्षण अधिनियम और 1988 में वन नीति आया था। तो भारत का जो फॉरेस्ट पॉलिसी था 1988 का, वन नीति 1988 है, तो उसमें लगभग बोला गया था कि 33% जो है पूरे देश का हरित आवरण होना चाहिए। 33% का मानक रखा गया था, जबकि 60% का मानक रखा गया था उस क्षेत्रों के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो बिहार अभी काफ़ी पीछे, क्योंकि बिहार में हरित आवरण बहुत कम है और उसलिए बिहार सरकार का अभी जो पहले प्राथमिक लक्ष्य बना है कि 17% तक इसको बढ़ाया जा सके। चलिए देखते हैं कि अभी मेरा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने एवं इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो बिहार सरकार को दिया है एनजीटी। तो सोन नदी को, जैसा कि जानते हैं कि सोन नदी घड़ियाल के लिए, कछुआ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे भारत में। अगर घड़ियाल को प्राकृतिक अवस्था में देखना चाहते हैं तो सोन नदी, और दूसरा जो नदी है जो चंबल नदी है। अब यूपीएससी का एक प्रश्न आया था 2016 में कि अगर आप घड़ियाल को देखना चाहते हैं प्राकृतिक रूप से तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे या फिर किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जाएंगे? तो उसका उत्तर दिया था कि चंबल नदी या चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चंबल के साथ साथ सोन नदी में भी घड़ियाल पूरे भारत में मिलता है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एनजीटी के बारे में। तो थोड़ा एनजीटी के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एनजीटी। अब बीपीएससी चूँकि स्टेट पीसीएस हो चाहे सिविल सेवा का कोई भी एग्जाम हो, वो अपने परिवर्तन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। जैसा कि देखें कि बीपीएससी जो 69 का पेपर हुआ था, उसमें भूगोल से लगभग जियोग्राफी से 20 प्रश्न थे और ये कभी भी
पर्यावरण से भी आ सकता है, क्योंकि पर्यावरण बिहार के अलावा सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, तो चेंज होते रहता है। तो एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। एनजीटी एक है जो वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण बोलते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है, इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है। और भारत की इसका स्थापना इसलिए हुआ क्योंकि भारत में जितने भी जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा या फिर विवाद है उसको तेज गति से निपटान किया जा सके, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर पहले काफ़ी वर्डन था इस तरीके के मुद्दाओं को लेके, और उसको आड़े हाथ लिया जाता था या फिर उसको लेट होता था, तो उसको समाप्त करने के लिए, उसको तेज गति से उस विवाद को निपटारा के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था। और एक हरित न्यायाधिकरण में क्या होता है कि आप आवेदन 6 महीने के अंदर जो है अंतिम रूप से निपटान करने के लिए बाध्य है। तो जो एनजीटी है, अगर एनजीटी में कोई आवेदन किया जाता है तो एनजीटी को 6 महीने के अंदर जो है उस विवाद को निपटान करना होता है। और एनजीटी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, तो याद रखिएगा जो एनजीटी का मुख्यालय है फिर एनजीटी का मेन पीठ है, मुख्य पीठ जो है कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। तो आपसे इस तरीके का प्रश्न आएगा इस बार। साथ में देख लेते हैं कि जो एनजीटी होता है, तो एनजीटी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो एनजीटी है यह जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। एनजीटी प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। तो याद रखिएगा यह सवाल आता है, जैसे कि 3-4 बार तो सीएपीएफ में आ ही चुका है। जो सीएपीएफ होता है यूपीएससी का जो होता है ना, जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, उसमें 3-4 बार प्रश्न पूछा है। साथ साथ एपीएफओ का प्रश्न है, तो उसमें यही सीधा सीधा सवाल था। एपीएफसी का जो पेपर होता है, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पेपर होता है, तो याद रखिएगा जो एनजीटी है, भारतीय जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, यह जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को मानने के लिए बाध्य नहीं है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। और जब जी इस अधिकरण के अगर कोई अपील आ जाता है या फिर निर्णय होता है, तो यह अधिकरण के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। इसके विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होता है, और वो भी 90 दिन के अंदर करना होता है अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक सवाल महत्वपूर्ण आ जाता है कि जो हमारा एनजीटी है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ किस किस एक्ट के तहत अपना निर्णय देता है, या फिर किस किस एक्ट का उल्लंघन होने पर आप एनजीटी में जा सकते हैं। तो 2 एक्ट को छोड़ दीजिएगा, जो एक वन्यजीव अधिनियम 1927 है, वन्यजीव जो अधिनियम 1972 है उसको, और वन अधिकार अधिनियम 2006 है, इसको छोड़ के जितने भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक्ट है उसके माध्यम से आप वहाँ जा सकते हैं एनजीटी में। जैसे कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 है, जल प्रदूषण उपकरण अधिनियम 1977 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 है, और जैव विविधता अधिनियम 2002 है। तो आप हो सकता है कि एग्जाम में लोक दायित्व बीमा अधिनियम दे दे, तो आप गलत करेंगे, क्योंकि जानवरों की भी बीमा होती है, पेड़ पौधा का भी बीमा होता है, तो इसलिए वो दिया गया। साथ में एक यहाँ आ जाता है हमारा सोन नदी। तो सोन नदी, जैसा कि जानते हैं, सोन नदी के बारे में थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि सोन नदी बिहार के लिए स्टैटिक्स भी हो जाता है, क्योंकि बिहार में पटना में आके मिलती है गंगा से। तो पहले जान जाइए कि सोन नदी जो है दक्षिण, चूँकि गंगा में दक्षिण से जितनी भी मिलने वाली नदी है, यानी दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, तो गंगा से जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है उसमें सबसे बड़ा जो उनका सहायक नदी है गंगा की, वो है यमुना नदी। और उसके बाद दूसरा बड़ी सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी है, इसको याद रखिएगा। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और यह अमरकंटक से निकलती है और पटना में आके मिल जाती है गंगा नदी से, तो इसको याद रखिएगा। सोन नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बहती है। और सोन नदी का मध्य प्रदेश में सोन नदी घड़ियाल अभ्यारण्य पहले से ही बना गया है, सोन नदी पहले से ही अभ्यारण्य बनाया जा चुका है, घड़ियाल अभ्यारण्य। और सोन नदी बिहार में पटना मिलती है। देखें कि 1882 में जो है कोइलवर पुल जो है भारत का सबसे पुराना नदी पुल है, कोइलवर इसी नदी पर बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोइलवर नदी है, जो भारत का सबसे पुराना नदी पुल है, वो कहाँ पर है, सोन नदी पर ही है, और ये आरा और पटना को जोड़ती है। और बिहार में एक इंद्रपुरी बैराज भी इसी नदी पर है। तो जो सोन नदी है, चूँकि बिहार में बालू उत्खनन ज़्यादा होता है यहाँ से, और बालू उत्खनन होने के कारण जो है घड़ियाल और अन्य वन्यजीव जो है यहाँ जंतु है, उनको विलुप्त होने के कगार पर है, फिर उनके जीवन को खतरा है आवास को लेके। तो उसी के लिए जो है एनजीटी बिहार सरकार को और साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि सोन नदी को अभ्यारण्य बनाया जा सके और इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जा सके। तो एक यहाँ हो जाता है कि इको सेंसिटिव जोन क्या है। तो आप देखें कि जो एक लाइन में याद रखें कि जो इको सेंसिटिव जोन होता है वो 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके माध्यम से बनाया जाता है। और किसी, जैसे कि मान लीजिए किसी भी राष्ट्रीय पार्क है या फिर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उस वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, तो उस 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर देता है राज्य सरकार, ताकि एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम कर सके। और उसमें बहुत सारे चीज़ें जो होता है नियंत्रित होता है, प्रतिबंधित होता है, और क्या होता है कि
मान्य भी होता है कि आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो वो यूपीएससी के लिए आप डिटेल पढ़ते हैं कि प्रतिबंधित गतिविधियाँ कौन सा है, अनुमति प्राप्त गतिविधि कौन सा है, रेगुलेटरी कौन सा गतिविधि है, तो यूपीएससी के लिए है। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा यह करंट अफेयर था। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।